जीएस फॉर ऑल की इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम यूरोपीय कंपनी को पढ़ रहे थे, जिसमें आपने पुर्तगाली के विषय में पढ़ा, पुर्तगाली के विभिन्न गवर्नरों का अध्ययन किया। अब आइए उस क्षेत्र को देखा जाए जब पुर्तगालियों का पतन हो रहा है और धीरे धीरे उससे जो ये समुद्री क्षेत्र थे उनसे छीना जा रहा है। तो आइए जिसमें हम देखें केंद्रों को। तो पुर्तगालियों के केंद्र को किस कंपनी ने छीना, प्रश्न इससे बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान में आपको रखना है। तो देखिए पहला सूरत, सूरत को यही देखें, आप इस अवस्थिति को देखें, ये देखिए सूरत है, ये बॉम्बे है, ये है आपका गोवा, ये कोचीन, नागपट्टनम, पांडिचेरी, पुलिकट, मसूलीपट्टनम और हुगली, ये प्रमुख केंद्र थे। जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़े, अगर नहीं पढ़े तो इसको प्लेलिस्ट पे जाकर आप अन्य 3 एपिसोड को देखने का प्रयास करें। आइए यहां देखें, सूरत को देखते हैं। तो 1612 में स्वाली की लड़ाई हुई, तो जिसके कारण क्या, अगर देखा जाए तो यहां से पुर्तगालियों की कहानी भारत में समाप्त हो रही है। अब स्वाली की लड़ाई, और इसमें कौन, ब्रिटिश प्रभावी हो रहे हैं। आप याद कीजिए मुगल दरबार में जब ब्रिटिश राजदूत पहुंचते हैं और वो अपनी कोठी खोलने के लिए मुगल बादशाह को यानी अनुनय करते हैं, फिर भी उन्हें जगह नहीं मिलती है सूरत में। इसलिए सूरत में अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप से वहां स्थापित अंग्रेजों की कोठी नहीं हो पाई थी। बाद में इसी स्वाली के युद्ध में ब्रिटिश ने पुर्तगाली को पराजित किया, जिसके बाद आप देखिएगा जब ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे तो ब्रिटिश को अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति इसके बाद मिली, ध्यान में रखिएगा। तो यहां देखिए 1612 में स्वाली की लड़ाई हुई, जिसमें ब्रिटिश शक्तिशाली सिद्ध हुए और कौन, पुर्तगाली पराजित हुए। तो यहां देखिए ये माइलस्टोन है, सूरत में स्वाली की लड़ाई। और स्वाली कहां पर है, गुजरात में है। सूरत के ही एक छोटे से गांव में स्वाली पड़ता है, वहीं यह युद्ध हुआ था। दूसरा देखिए बॉम्बे, जिसका आधुनिक नाम क्या है, मुंबई है। तो बॉम्बे पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दे दिया। ये बॉम्बे जो है, आप गौर कीजिए कि आप जैसा जानते हैं कार्टेजा पद्धति के द्वारा, जो अल्मीडा के द्वारा दिया गया था, कार्टेजा पद्धति के द्वारा आपने देखा कि किस तरह यह जलीय क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमाए हुए थे, और कहां तक, मलक्का तक, मतलब इंडोनेशिया के क्षेत्र तक इनका प्रभाव था पुर्तगालियों का। अब इस जलीय क्षेत्र पर जो प्रभाव था, इसमें एक प्रमुख केंद्र कौन, बॉम्बे भी था। तो बॉम्बे पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दे दिया, यानी दहेज के रूप में उसको दिया गया। तो अगर आप देखिएगा 1661 में ये ब्रिटिश से राजा जो थे चार्ल्स प्रथम, उनका विवाह हुआ था किसके साथ, पुर्तगाली राजकुमारी ब्रोगेंजा, कैथरीन ब्रोगेंजा नाम है, उसका विवाह हुआ था। लेकिन नाम से कोई प्रश्न आते हैं, सिर्फ यही उपहार स्वरूप पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दे दिया। और ये कहा जाता है कि 10 पाउंड वार्षिक की सहायता से यह ब्रिटिश कंपनी को राजा के द्वारा प्रदान कर दिया गया। मात्र 10 पाउंड वार्षिक मुंबई को दे दिया गया। अब मुंबई अंग्रेजों का केंद्र हो गया, ध्यान रखिएगा। तो बसीन, तीसरा देखिए बसीन का है, तो समुद्र, ये मराठा का क्षेत्र आया, यानी मराठों के द्वारा छीना गया पुर्तगालियों से यह क्षेत्र। तो ये बसीन है, देखिए समुद्री युद्ध में मराठों ने पुर्तगालियों से छीना, और इसमें छीनने का मुख्य काम किया था, जो कहा जाता है स्थल भाग पर जो शिवाजी का स्थान है मराठा में, मराठा साम्राज्य में आप जानते हैं शिवाजी उसके संस्थापक हैं। जो स्थान स्थलीय युद्ध में शिवाजी को है, छापामार गुरिल्ला युद्ध की अगर मान लीजिए शुरुआत की गई भारत में, तो वो किसके द्वारा, मराठाओं के द्वारा की गई थी। जिसमें जो स्थान शिवाजी का है वही अंग्रिया का स्थान है। देखिए इसमें क्या है, इसको समुद्री शिवा भी कहा जाता है। ऐसा प्रश्न पूछा नहीं गया, लेकिन पूछने की संभावना है। जो अभी 2023 चल रहा है, 2021-22 में महाराष्ट्र और भारत सरकार ने अंग्रिया नाम से एक पोत का निर्माण कराया था। वह स्टीमर भी अंग्रिया के नाम से चलता है, तो करंट अफेयर से कोरिलेट करके दिया जा सकता है। तो यही बसीन जो है क्षेत्र मराठा से प्राप्त किया, मराठाओं ने प्राप्त किया पुर्तगालियों से, ध्यान में रखिएगा। जिसमें प्रमुख स्थान किसका था, अंग्रिया का था, जिसको समुद्री शिवा भी कहा जाता है। ठीक है। चौथा ये यहां पर देखें हम कोचीन, तो कोचीन का क्षेत्र देख रहे हैं, ये केरल में है, पहला पुर्तगाली केंद्र बना था। इससे क्या डचों ने छीन लिया। आगे देखिए पांडिचेरी, तो पांडिचेरी में क्या हुआ, जिंजी के राजा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, और उत्तराधिकार के युद्ध में एक पक्ष जो वहां उत्तराधिकारी जो आपस में लड़ रहे थे, उसमें एक पक्ष का
समर्थन किसके द्वारा गया? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया, लेकिन वो पक्ष हार गए, जिसके कारण जो जीते हुए थे उत्तराधिकारी उन्होंने पांडिचेरी से पुर्तगालियों को निष्कासित कर दिया। ध्यान रखिएगा, इस तरह पांडिचेरी भी उनके हाथ से चला गया। और पांडिचेरी जब बताया जा रहा था, यानी पिछली कक्षा में आप देखिएगा तो उसमें आपको बताया गया कि पहला जो केंद्र स्थापित हुआ पांडिचेरी में, किनका स्थापित हुआ? पुर्तगालियों का केंद्र स्थापित हुआ। 7वां केंद्र देखिए मसूलीपट्टनम, पुलिकट, नागपट्टनम। तो ये तीनों केंद्र जो है डचों ने छीना। ध्यान रखिए, कोचिन भी डचों ने छीना और ये भी प्रमुख केंद्र डचों ने छीना। 10वां केंद्र जो है हुगली है। तो हुगली में क्या हुआ था कि शाहजहां, उस समय मुगल बादशाह शाहजहां थे, इनके उदंड व्यवहार से अगर देखा जाए तो इस पर सैनिक कार्रवाई की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि पुर्तगाली थोड़ा धर्मांतरण के कारण थोड़ा कट्टर थे, जिसके कारण इनकी सहिष्णुता का व्यवहार प्रजा के साथ नहीं होती थी, जिसके कारण ये लूटपाट का भी केंद्र बनाए रहते थे सब जगह। तो ये जहां इनकी कंपनी रहती थी, अगर इनकी चीजों को, बात को ना माना या व्यापार सुगम नहीं चला तो जिसके कारण लोगों की हत्या भी कर देते थे, जिसके कारण जनमानस में ये लोकप्रिय नहीं थे पुर्तगाली। तो इसी बादशाह को इस बात की पता चली, जिसके कारण इनके उदंड व्यवहार से इस पर सैनिक कार्रवाई की और हुगली को पुर्तगालियों से खाली करवा दिया गया। तो अब इस तरह हम देखते हैं क्या कि सूरत, बॉम्बे, बसीन, कोचीन, पांडिचेरी, मसूलीपट्टनम, पुलिकट, नागपट्टनम, हुगली, ये इस प्रमुख केंद्र से पुर्तगाली का सफाया हुआ और कौन उसके स्थान पर आए हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। पुर्तगाली कंपनी का भारत में क्या योगदान है, इसको देखा जाए तो एक योगदान आप पे व्यापार वाणिज्य के रूप में देख सकते हैं, यानी कि ये इसका व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा या वाणिज्य के क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा हम देखेंगे विभिन्न प्रकार की कृषि फसलों को भारत में इंट्रोड्यूस कराया इन्होंने, उसको हम देखेंगे। तीसरा यदि हम एक देखा जा सकता है तो प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार हुआ था वो भारत में पूरे, अगर तो विश्व स्तर पर देखा तो जर्मनी के गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, लेकिन भारत में लाने का जो काम किया तो वो ईसाई मिशनरियों के द्वारा, यानी अगर पुर्तगाली ही इसको भारत में लेके आए। यानी भारत में यदि प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले अगर स्थापित हुआ तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में हुआ, तो इसको हम देखेंगे। और फिर विभिन्न संतों के बारे में देखा जाएगा कि कौन से संत भारत में पहले आए। जैसे सेंट जेवियर्स के विषय में कहा जाता है कि पुर्तगालियों के समय ये आए थे। आज आप भारत में विभिन्न ईसाई स्कूल या ईसाई मिशनरीज द्वारा संचालित स्कूलों का नाम सुने होंगे, जैसे सेंट जेवियर्स स्कूल या फिर सेंट थॉमस स्कूल। तो ये जो है ये प्रसिद्ध संत हुए हैं, तो इनका संबंध किससे रहा है उसको भी हम जानेंगे इस पुर्तगाली कंपनी के पढ़ने के क्रम में। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो पुर्तगाली कंपनी का योगदान, तो पहला व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, तो यूरोप एवं भारत के व्यापार में वृद्धि, यानी पहले प्राचीन काल में भी आपने देखा कि यूरोप से व्यापार होता था। मध्य काल में अगर देखा जाए तो व्यापार की फ्रीक्वेंसी कम हुई, सिर्फ अरब देशों के साथ या मुस्लिम बहुल देशों के साथ व्यापार हुआ। अगर देखा जाए तो मध्यकाल में मुगल और दिल्ली सल्तनत के दौर में अगर देखिएगा तो व्यापार वाणिज्य यूरोपीय क्षेत्रों से कम हुआ है बनिस्बत प्राचीन काल से। फिर आधुनिक काल में ये कंपनी, पश्चिमी यूरोप से आने वाली कंपनी जो पुर्तगाली है, उसके बाद से व्यापार और वाणिज्य यूरोप से बढ़ने लगा। तो यहां पर हम देखेंगे यूरोप एवं भारत के व्यापार में वृद्धि। दूसरा देखिएगा भारतीय व्यापार यानी समुद्री व्यापार खासकर से अरबों के प्रभुत्व की समाप्ति। इससे पहले जो भी व्यापार होता था उस पर अरबी लोग बिचौली का काम करते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि अरब क्षेत्र उस समय तेल की खोज नहीं हो पाई थी, जिसके कारण अरब क्षेत्र में उतना धन नहीं था, जिसके कारण वो खाना बदोश के रूप में चलते थे। तो उनका मुख्य काम जो था काफिला यानी ट्रेडर्स को मार्ग दिखाना। जो अरब सागर या पश्चिमी तट पर हिंद महासागर से जो भी जहाज गुजरते उसमें वो द्विभाषी का काम करते थे, यानी इंटरप्रेटर के रूप में बताते थे व्यापारी को कि इस क्षेत्र में आप जाइए, या फिर एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट आदि के काम में अरबी व्यापारियों का ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो ध्यान में रखिए इसको। तीसरा देखिए क्या, जापान से व्यापारिक संबंध स्थापित। भारत जापान से व्यापारिक संबंध की स्थापना एवं वृद्धि में पुर्तगालियों का योगदान था। अब दूसरा एक देखिए, कृषि के क्षेत्र में नए फसल का आगमन हुआ। तो कौन कौन से फसल आए ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में, इसलिए इस चार्ट को आप याद रखिए। तो कौन कौन से फसल देखिए, आलू, पोटैटो, अनानस, पाइनएप्पल, काजू, कैजोनट, पपीता, पपाया, लौकी, बोटल, गॉर्ड,
देखिए लौकी कद्दू की ही प्रजाति का है, लेकिन उससे भिन्न है। अब देखिए मूंगफली, ग्राउंड नट, टमाटर, टमाटो, तंबाकू, टोबैको। तो इन चीजों का देखिएगा जो भारत में फसल का उत्पादन हुआ तो वो किसके द्वारा लाया गया? आप पुर्तगालियों के द्वारा ही। तो पुर्तगाली जब यहाँ आए तो संबंधित फसलों को भारत में भी बोना शुरू किया। यहाँ देखिए प्रिंटिंग प्रेस का आगमन, तो ईसाई धर्म की पुस्तकों का अनुवाद प्रारंभ हो गया। और दूसरा देखिए मेडिकल साइंस के बुक का भी अनुवाद प्रारंभ हो गया। तब तक क्या होता था कि भारत पर तिब्बी जो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित एक विधा है, या फिर आयुर्विज्ञान यानी आयुर्वेद से जो संबंधित विद्या या प्राकृतिक चिकित्सा आदि का प्रचलन भारत में था। मतलब अगर रोग हो तो इसी पद्धति से भारत में इलाज होता था। लेकिन जब ये आए तो मेडिकल साइंस की बुक का भी अनुवाद और अपने साथ पश्चिमी दुनिया के जो अभी एलोपैथिक वगैरह है इसका परिचय इन्होंने करवाया। तो मेडिकल साइंस की बुक का भी प्रिंटिंग प्रेस में अनुवाद होने लगा। बाइबिल और बाइबिल से संबंधित तमाम ईसाई धर्म की पुस्तकें भी छपने लगी। यूरोप की गॉथिक शैली का विकास हुआ। तो एक जो आर्ट की शैली है गॉथिक शैली, जो आप गिरजाघरों में देखिएगा, गिरजाघरों के जो मीनार बने रहते थे वो गॉथिक शैली के बने हैं। तो उसको देखिए यूरोप की गॉथिक शैली का भी विकास यहाँ हुआ। ईसाई धर्म का आगमन एवं प्रचार भी यहाँ हुआ। अगर देखा जाए तो 1542 एक डेट है जिसमें मार्टिन डिसूजा गवर्नर आता है। मार्टिन डिसूजा एक पुर्तगाली गवर्नर आते हैं, जिनके साथ ही सेंट जेवियर संत थे वो भारत आए। और फिर आगे देखिए क्या, अगर पूछे पहली बार कब आए, पहली बार ईसाई संत भारत जब आए तो वो कौन थे? तो वे संत थॉमस थे। और ये पहलव राजा गोंडो फर्नीस के समय, जिनको भारतीय इतिहास में देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है, पहला ईसाई मिशनरीज भारत आया था। तो याद रखिए भारत में पहला ईसाई मिशनरीज कब आया था? गोंडो फर्नीस के समय। देखिए गोंडो फर्नीस जो है ये पहलव शासक है और पहलव का संबंध ईरान से है। ईरान के क्षेत्र में जब आप देखिएगा इंडो ग्रीक के मौर्य वंश को यदि आप पढ़िएगा तो मौर्य वंश के दो उत्तराधिकारी हुए, एक देसी उत्तराधिकारी और एक विदेशी उत्तराधिकारी। तो देसी उत्तराधिकारी के रूप में हम लोग पढ़ते हैं किसको पढ़ते हैं? गुप्त और उसके बाद के शासकों को। गुप्त का भी उतना बड़ा साम्राज्य नहीं था जितना मौर्यों का साम्राज्य था। तो यदि आप प्राचीन इतिहास का अध्ययन किए होंगे तो आप जानते होंगे तो विदेशी उत्तराधिकारी के रूप में हम किनको मानते हैं? इंडो ग्रीक के शक, पहलव, कुषाण, ये जितने भी आपको देख रहे हैं इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण, ये विदेशी उत्तराधिकारी। और गुप्त और जो अन्य क्षेत्रीय शासक हैं यानी भारत से ही जो संबंधित हैं वो उसके देशी उत्तराधिकारी। जब आप मौर्योत्तर काल को पढ़िएगा यानी पोस्ट मौर्य को पढ़िएगा तब पहलव इसमें आएगा। पहलव के बारे में विषय में ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, लेकिन ये प्रश्न आ सकता है। सेंट थॉमस के नेतृत्व में ही यानी राजा गोंडो फर्नीस के समय पहला जो है ईसाई मिशनरीज भारत आया था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अगर ये कथन में दे देगा सबसे पहला ईसाई मिशनरीज मार्टिन डिसूजा, ये गवर्नर थे। मार्टिन डिसूजा के समय सेंट जेवियर्स के नेतृत्व में आया था। तो ये कथन, ये सत्य तो कथन है लेकिन पहला नहीं है। तो ये कथन पहला अगर दे तो ये गलत हो जाएगा। पहला सेंट थॉमस के नेतृत्व में ईसाई मिशनरीज आया था। तो क्वेश्चन अगर टिपिकल भी रहे तो आप इसको बना सकते हैं। और देखिए ज्यूइस्ट मिशन, इसी को ज्यूइस्ट कहा जाता है, तो जीसस क्राइस्ट को मानने वाले। तो ज्यूइस्ट मिशन भी जो है अकबर से मिलने के लिए गया था, यानी पुर्तगाल के समय ही ज्यूइस्ट मिशन अकबर से मिलने के लिए गया था। आगरा गया, वहां उससे प्रभावित भी हुए अकबर। मतलब अकबर के प्रभाव का यही कारण था कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, जिसके कारण ज्यूइस्ट के भी उपदेशों को सुने। तो बाद में कहा जाता है कि पुर्तगाली में ज्यूइस्ट लोग जो थे, जो मिशनरीज के लोग थे, वो लोग गफलत में हो गए कि अब इस्लाम धर्म को छोड़कर अकबर जो है ज्यूइस्ट हो गया है। तो ये उसकी गलतफहमी थी। कंपनी को पढ़ लिया, मोटी मोटी तौर पर पुर्तगाली कंपनी के विषय में हमें जानकारी प्राप्त हो गई। अब यदि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो जैसे पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाली प्रश्न, फिर एसएससी के प्रश्न, या फिर किसी भी प्रकार के प्रश्न जो पुर्तगाली से संबंधित है वो आपके बन जाने चाहिए।
फिर भी बताया गया है कि 1-2% तो कमी रह ही जाएगी, इसको आप अन्य माध्यम से पूरा करेंगे। देखिए एग्जाम पास करने के लिए आपको 100% नहीं देना है, बल्कि यदि आप 70% या 80% एफर्ट लगा लेते हैं सिलेबस पर, यदि आप कमांड कर पाते हैं तो कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। तो इसमें मान लीजिए आपको 98% अगर हो गया तो करीब करीब पुर्तगाली आप समाप्त कर चुके। आइए हम प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आशा है कि सबके पास ये पुस्तक होगी घटना चक्र का, ये लेटेस्ट एडिशन है 2023 का। तो इसमें देखते हैं कि पीसीएस एग्जामिनेशन और यूपीएससी से संबंधित प्रश्न का समावेश इसमें किया गया है। अच्छा है इसमें। तो इसके प्रश्न को हमको इसकी व्याख्या नहीं बल्कि प्रश्न से मतलब है कि जो टेक्स्ट आपने पढ़ा, जो आपको बताया गया, फिर जो लेक्चर में आपने जाना पुर्तगाली के विषय में, ये जो पूछे गए प्रश्न है बनता भी है कि लेक्चर यूं ही दिया गया है। आइए हम इसकी जांच करते हैं। तो इसके सबके पास बुक होगा, और ये नहीं हो तो इसे आप कोई भी बुक आप ले सकते हैं। ये नहीं कि आप घटना चक्र ही लें, समझ, यूथ पब्लिकेशन का भी आता है, या फिर बाजार में बहुत से पब्लिकेशन के आते हैं। तो हमको प्रश्न से मतलब है कि किस ईयर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो पुर्तगाली से संबंधित प्रश्न को हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं। तो यहां देखिए सबके पास होगा, अगर ये एडिशन है 2023 का, तो आप हमारे साथ ही इसको मतलब रिवीजन करेंगे या देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। तो देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आया। तो सब लोग जानते हैं 1498 एडी, क्लियर, इसमें बताया गया है आपको। निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। तो आप जानते हैं इसमें कौन है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का नाम बताया गया था, पहला पुर्तगाली गवर्नर। तो द अल्मीडा यानी ए उत्तर होगा। अब देखिए मध्यकाल में, तीसरा क्वेश्चन, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। तो यहां पर आप देखिए पुर्तगाल। तो पहली हम बताए थे, पहली कंपनी जो भारत आई थी 1498 में वास्को डिगामा के आने के बाद वो कंपनी भारत में आई। तो पहली कंपनी पुर्तगाली कंपनी, और अंत में देखिएगा तो जाने वाली भी कंपनी अगर है कौन, तो वो पुर्तगाली कंपनी है। तो इसको ध्यान रखिए। तो तीसरा क्वेश्चन क्या, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित करने वाले कौन थे। तो पुर्तगाली। वास्को डिगामा भारत कब आया, 1498। देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा गया। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो आपको बताया गया है कौन है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो यहां अल्मीडा होगा उत्तर इसका। निम्न में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। बताया गया था लेक्चर में आपको, जमोरिन और अब्दुल माजिद के साथ वो जमोरिन के कालीकट में पहुंचते हैं और जमोरिन के राजा के द्वारा स्वागत किया जाता है। अब सातवां देखिए, इसमें सूची दी गई है कि कौन से क्षेत्र का कौन खोज करता है और कौन से देश से संबंधित है, समुद्री यात्री और देश का। तो आप जानते हैं वास्को डिगामा कौन है, पुर्तगाल से संबंधित है। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से संबंधित है। कैप्टन कुक संबंधित है किससे, ग्रेट ब्रिटेन से। और तस्मान आपको वांस दी लैंड के जो खोज करता थे वो हॉलैंड यानी नीदरलैंड से संबंधित है। अब देखिए आठवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था। तो इस प्रश्न को यदि आप छोड़ दें, बाद में इसको देखा जाएगा, इसको रेड कलर या किसी अन्य कलर से आप घेर ले, फिर हम एक बार डिवीजन लास्ट में करेंगे तो इसको ऐसे प्रश्नों को लिया जाएगा। आइए 9वां क्वेश्चन देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो आपको बताया गया था कौन, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो देखिए अल्बुकर्क होगा इसका उत्तर। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन नहीं है, कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में देखिए ब्रिटिश आया, अभी ब्रिटिश पढ़ाई नहीं गई है, तो फिर इस क्वेश्चन को भी आप 10 नंबर घेर लीजिए, बाद के लिए रखिएगा। आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। तो आप जानते हैं कोचीन में, और कोचीन फिलहाल कहां है, तो केरल में है। तो हम देखिए अगर केंद्र को जान रहे हैं तो वर्तमान में उसकी स्थिति किस राज्य में है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो कोचीन कहां है, केरल में है, तो इसको याद रखिए, कोचीन है पहली फैक्ट्री। और 12 नंबर, किस यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक के केंद्र स्थापित किए। देखिए प्रश्न गौर से आप देखिए, सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र लिखा हुआ है, तो ऐसे आने वाली भी प्रथम कंपनी तो पुर्तगाली ही थी, और समुद्र पर ही इनका व्यापार था। आपको बताया गया था समुद्र के बहुत से क्षेत्रों में आपने देखा, जैसे अगर ये मलक्का का क्षेत्र इंडोनेशिया की ओर से, तो ये सामुद्रिक क्षेत्र है,
कोचीन भी देखिए सामुद्रिक क्षेत्र है, और इस समय जितने भी इसके क्षेत्र है सामुद्रिक क्षेत्र है, तो समुद्रिक क्षेत्र पर ज्यादा नियंत्रण पुर्तगालियों का स्थापित है। इसका उत्तर पुर्तगाली होगा। अब आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो बंगाल में कहां था? हुगली। ध्यान में रखिए, आप अगर लेक्चर को देखें तो आप इजी में बना सकते हैं। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन, यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। एकदम सही है। दूसरा देखिए, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। आपको बताया गया क्या है, देखिएगा उसमें डेनिश से या डच, आप देखिए डेनिश के बाद डच जो लिखाया गया है, अगर पिछली कक्षा को नहीं किए हैं तो जाके देखिए, पांडिचेरी के बारे में विस्तृत बताया गया है। और तीसरा कथन है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। गलत कथन है, क्योंकि आप याद कीजिए 1756 से लेकर 63 तक जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, जिसमें 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया, और फिर 63 में जो पेरिस की संधि हुई, इसको फिर लौटा दिया गया फ्रांस को। फिर देखिए आगे 1793 में पुनः कब्जा किया जाता है, फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप 1793 में अंग्रेजों के द्वारा पांडिचेरी पर, और फिर 1814 में क्या आप देखे थे, पेरिस की संधि हुई और फिर उसको वापस कर दिया गया। और आगे अगला क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता किसने बसाया? तो ये तो अंग्रेजों से संबंधित है, आगे अंग्रेजों से संबंधित है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उस तरह हम प्रश्नों को भी हल करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे पूछे हुए प्रश्न आप बार बार अभ्यास कीजिए। यही एग्जाम में अगर देखिए, किसी भी एग्जाम में 30 से 40% तो इन्हीं का योगदान होता है। डच कंपनी को देखते हैं। डच आप जानते हैं कहां की कंपनी है ये? नीदरलैंड, यहां लिख लीजिए नीदरलैंड, या इसी को पहले हॉलैंड कहा जाता है, हॉलैंड। आपने अभी तस्मान यात्री को देखा, वो भी हॉलैंड या नीदरलैंड से संबंधित है। तो यहां देखिए, प्रथम कंपनी जो स्थापित हुई वो कहां हुई थी? प्रश्न जिससे बनते हैं वो ही हम पढ़ेंगे। अब कौन यात्री आया था, बांटम के राजा के द्वारा स्वागत किया गया था, तो ऐसे तथ्य पूछे तो नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी हमको जिनसे मतलब है वो चीज को ही पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, इतिहास बहुत विस्तृत होता है, यदि हम पढ़ने बैठे तो मतलब 2 साल 3 साल आप निरंतर लगा सकते हैं। तो वो हम लोग को रिसर्च नहीं करना है, बल्कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। तो यहां पर देखिए, प्रथम कंपनी कौन है? मसूलीपट्टनम में प्रथम कंपनी खुली थी, और गोलकुंडा सुल्तान के फरमान से, यही है गोल्डन फरमान इसको कहा जाता है। गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा गोल्डन फरमान जो दिया गया था, सुनहला फरमान। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं क्या, फर्रुखशियर के द्वारा भी बहुत फरमान जारी किया गया था 1717 में, तो उसको भी सुनहला फरमान कहा जाता है। तो यहां पर सबसे पहला सुनहला फरमान जो दिया गया था वो गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा किस कंपनी को दी गई थी? डच कंपनी को दी गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आइए यहां 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा की अनुमति से पुलिकट के गैल्दिया में व्यापारिक केंद्र, ये लोग पुलिकट के ही समीप एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, जिसका नाम गैल्दिया रख दिए थे, में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, जहां से ये अपना पैगोडा यानी स्वर्ण सिक्का जारी करते थे। तो यहां पर डचों का जो स्वर्ण सिक्का था उसको पैगोडा कहा जाता था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। पैगोडा जो है नीदरलैंड या डच वाले द्वारा प्रचलित मुद्रा विनिमय की जो प्रणाली होती है, जैसे अभी रुपया चलता है उस समय ये लोग पैगोडा अपना स्वर्ण सिक्का जारी करते थे। आगे देखिए, अगला पॉइंट है, बाद में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को अपना केंद्र बनाया। तो ये देखिए, सूरत केंद्र है, कोचीन केंद्र है, नागपट्टनम है, पुलिकट है, मसूलीपट्टनम है। और यहां यदि आप देखिएगा, ये वेस्ट बंगाल में सब पड़ रहा है। अगर वेस्ट बंगाल इसको कर दिया जाए तो कासिम बाजार, कलकत्ता में ही कासिम बाजार है, पिपली, चिंसुरा, ये प्रमुख केंद्र है। तो आइए यहाँ पे व्यापारिक केंद्र को देखिए कौन कौन है। सूरत में है, कोचीन में है, नागपट्टनम में है, पुलिकट में है, मसूलीपट्टनम में है, पिपली में है। ये कहाँ क्षेत्र है? वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, पिपली, चिंसुरा और कासिम बाजार। और बिहार में देखा जाए तो पटना केंद्र इनका था, और यूपी में देखा जाए तो आगरा केंद्र था। तो ये आप देखिए, बीपीएससी के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, पटना केंद्र स्थापित किए थे ये लोग। तो यहाँ, और पटना का हम बता भी चुके हैं आपको कि पटना यूनिवर्सिटी, यदि पटना कॉलेज जाइएगा तो वो डचों का ही कारखाना था, ये माल रखने की का स्थान था वो। तो ये क्या है? पटना में बिहार में है, और आगरा जो है यूपी का आगरा इनका केंद्र था, और पश्चिम बंगाल में ये 3 केंद्र, यानी प्रमुख जो केंद्र है जिनसे प्रश्न बनते हैं, इसको दिया गया है। इसको ध्यान में आप रखो कि
व्यापार से भारत को क्या लाभ हुआ, इसके बारे में हम लोग कुछ जाने। ऐसे इसके बारे में ये भी पढ़ेंगे हम लोग कि ये कौन कौन से माल का उत्पादन किस किस केंद्र पर करते हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए यहाँ देखिए, जब ट्रेड और कॉमर्स जब डचों के द्वारा यहाँ विकसित किया जा रहा था तो डचों को कितना कर देना पड़ता था और किस शासक ने क्या क्या कर लगाया। तो आप ध्यान रखिए, औरंगजेब ने डचों को 3.5% चुंगी चुकाने की शर्त पर भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। याद कीजिए, औरंगजेब का हम आपको बताए थे कि 1707 में मृत्यु हो जाती है और ये जो डच कंपनी का भारत में प्रवेश है ये 1605 की, ये 1602 में कंपनी की स्थापना हुई और 1605 में ये भारत में प्रवेश की गई। तो लमसम आप पुर्तगाली, डच, डेनिश ये सब के कालखंड एक ही समय के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो आप उसी को ध्यान में रखिए। आइए यहां देखें, भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। बहादुर शाह ने 1707 में जब मृत्यु हुई तो बहादुर शाह को उत्तराधिकार मिला। तो बहादुर शाह ने कर की दर, ये जो कर टैक्स है, टैक्स यहां लिख लीजिए, की दर को 2.5% कर दिया, यानी 3.5% से लेकर 2.5% और कम कर दिया। तो क्या राजस्व इसको चुकाना था, मतलब राजस्व इसके खजाने में कमी हो गई थी पैसे की, तो इसने एक ही बार पुनः मुगल साम्राज्य को बचाने का प्रयास किया। उसी संदर्भ में इन्होंने कर सुधार भी किए, जो कि हम उत्तर मुगल जब पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। दूसरा देखिए, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया, जिससे अंग्रेजों को 3,000 रुपये वार्षिक पर बंगाल में व्यापार की अनुमति मिली। तो आप देखिएगा क्या, इसके बाद एक्चुअल तो 1717 के फर्रुखशहर के फरमान के साथ ही अंग्रेजों को एक मतलब बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। तो अभी इस चीज को ध्यान में रखिए, जब हम ब्रिटिश कंपनी आएंगे तो फिर इसकी चर्चा होगी इसमें। तो व्यापार में योगदान क्या था उसको हम देखेंगे। बेदरा का युद्ध हुआ, इससे डचों की कहानी समाप्त है। यानी भारत में जो ब्रिटिश प्रतिद्वंदी थे, आपने इसमें देखा कि पुर्तगाली का जब युद्ध हुआ तो उसमें पुर्तगाली की समाप्ति हुई, बेदरा के युद्ध में डचों की समाप्ति हो गई। अंग्रेज के दो बड़े प्रतिद्वंदी भारत से समाप्त हो गए। तो अब आइए यहाँ पर फिर वो फ्रेंच को समाप्त करेंगे, तो फ्रेंच कंपनी के बारे में हम पढ़ेंगे फिर, और बाद में हम ब्रिटिश कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, व्यापार में योगदान, डचों ने भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच एक व्यापारिक पैटर्न बनाया। तो क्या पैटर्न बनाया, इसको देखिए। पहले अब यहाँ इस वर्ल्ड के मैप को यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप अफ्रीका देख रहे हैं, इससे सटा हुआ अरब प्रायद्वीप है, और ये फिर इससे सटा हुआ अगर देखा जाए तो भारत है, यानी ईरान वगैरह का इलाका है। फिर यहाँ से अभी पाकिस्तान वगैरह देखिए, और फिर भारत है। तो उस समय के भारत को देखेंगे तो भारत है यहाँ पर, और ये श्रीलंका की अवस्थिति है, ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश है, और ये यहाँ यही दक्षिण पूर्व एशिया के देश है। यदि आप वर्ल्ड एटलस को पढ़े होंगे तो यहाँ आपने पढ़ा होगा कि दो भागों में बांटा गया है दक्षिण पूर्व, एक प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय दक्षिण पूर्व एशिया के देश, और दूसरा है आर्कीपिलागो। तो आर्कीपिलागो में आपको इंडोनेशिया आता है। अगर जो नए नहीं पढ़े हैं वो इंडोनेशिया के मैप को एटलस की कक्षा में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ ये दक्षिण पूर्व एशिया, तो दक्षिण पूर्व एशिया में आप देखे थे मलक्का पर, जब मलक्का क्षेत्र पर डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का क्षेत्र छीन लिया, और मलक्का क्षेत्र को छीनने के बाद इस पर इनका आधिपत्य हो गया, और मसाले व्यापार पर इन्होंने एकाधिकार स्थापित किया। तो इस क्षेत्र में यदि हम गौर से देखें तो आप देखिए एक पैटर्न विकसित कैसे हुआ। सोने चांदी के जो सिक्के उस समय अगर देखा जाए तो यूरोप में वाणिज्यवादी दौर में बुलियनवाद चल रहा था, बुलियनवाद का दौर था, यानी सोना चांदी ज्यादा तो वो देश संपन्न होता था। तो सोने चांदी इकट्ठा करने की होड़ थी, तो ये व्यापार से इकट्ठा किया जा सकता था। तो आप आइए, धीरे धीरे बुलियनवाद वाणिज्यवाद में परिवर्तित हुआ। तो ये है इतिहास का विषय है, तो उसमें आप देखिएगा कालक्रमानुसार सोने चांदी के सिक्के पूंजी के रूप में ये यूरोप से लाते थे। भारत में जो माल बनता था ट्रेड के रूप में, ट्रेडर्स के रूप में रहते थे, ये माल यहां से खरीदते थे भारत के बाजार से, और इसको ले जाके ये इंडोनेशिया क्षेत्र जो दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र थे, ये मलक्का से संबंधित क्षेत्र था, तो वहां इस माल को, भारत के माल को यहां बेच देते थे। तो बेचने से जो मुनाफा इनको मिलता था, यहां से तो मुनाफा मिला ही, ये भारत से माल को ये जब यहाँ के बाजार में बेचे तो यहां से तो मुनाफा इनको मिला ही, फिर यहां से ये जो मुनाफा कमाते थे उससे ये
खुद उनका अधिकार भी हो गया था और उस क्षेत्र से ये मसाला भर के यूरोप के बाजार में भेज देते थे, जिससे इनको कई गुना मुनाफा होता था। फिर ये सोने चांदी के सिक्के लाए और ये पैटर्न अगर बनाया को किसी ने, तो वो डचों ने बनाया। कहीं भारत देखिए और इंडोनेशिया देखिए, इस क्षेत्र में एक व्यापारिक पैटर्न बनाने का काम किसने किया? डच व्यापारियों ने किया। देखिए डचों की व्यापारिक वस्तुएं क्या क्या थी। तो डच के व्यापारियों के द्वारा कौन कौन सी वस्तु की प्रमुखता दी जाती थी और उसके प्रमुख केंद्र कौन कौन थे। यानी अगर देखा जाए तो वो इस स्थान पर अपनी फैक्ट्री स्थापित करते थे और भारत से इन वस्तुओं को इकट्ठा करते थे और विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार करते थे, ये ध्यान रखिएगा। तो मसूलीपट्टनम, सूरत और आगरा जो केंद्र क्या चीज था? नील उत्पादन केंद्र था, यहाँ नील को इकट्ठा करते थे। तो देखिए केंद्र पूछ सकता है। भड़ौच जो था वो डचों का सूती वस्त्र का केंद्र था, यहाँ से सूती वस्त्र ये इकट्ठा करते थे। और बंगाल क्षेत्र देखिए, सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र, सोडा, अफीम। सोडा जानते हैं, वही चिली सॉल्ट पीटर, ये युद्ध की सामग्री के रूप में ये बारूद बनाने के काम में आता है। और अफीम, ओपियम जानते हैं, ये इससे चीन में व्यापार होता था उस समय। चीन को आज जानते हैं, चीन में अफीम की ज्यादा डिमांड होती थी और लोग अफीम युद्ध भी हुआ है। तो आप अगर वर्ल्ड के इतिहास को पढ़िएगा तो अफीम एक प्रमुख व्यापारिक वस्तु थी विदेशी कंपनी, यूरोपीय कंपनी के लिए। तो यहाँ पे एक चीज और गौर करना है, रेशम वस्त्र देख रहे हैं, कासिम बाजार जो कि कोलकाता का क्षेत्र है, अभी कोलकाता बोला जाता है, कलकत्ता का जो क्षेत्र है कासिम बाजार, वहां डचों से ही अंग्रेजों ने रेशम उत्पादन की कला सीखी थी और जिसकी सहायता से वो रेशम व्यापार पर अपना अधिकार प्राप्त कर पाए। तो अगर किससे सीखी, अगर प्रश्न ये आता है कि अंग्रेजों ने किससे रेशम उत्पादन की पद्धति सीखी, तो डचों से सीखी, तो ये ध्यान में रखिएगा। और रेशम उत्पादन का यह प्रमुख केंद्र था बंगाल का कासिम बाजार। अब यहाँ पर देखिए डचों का पतन 1759 में अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित किया और यहां से डचों की कहानी समाप्त। डच अपने बहुत से कारोबार को, भारत में जो स्थापित कारोबार थे, वो अंग्रेजों के हाथ बेच के और वो इंडोनेशिया के क्षेत्र में चले गए, इन मसाला द्वीप पर चले गए। यद्यपि उनका उद्देश्य ही था काली मिर्च का व्यापार करना और मसाले का व्यापार करना, जिससे वो इंडोनेशिया ही में ही अपना सेटलमेंट चाहते थे। चलिए आगे देखिए, दूसरी कंपनी आई डेनिस, जो डेनमार्क की कंपनी थी, 1616 में स्थापना हुई। अब देखिए इसका केंद्र जो था टैंकोवार था, ये तमिलनाडु में इसका केंद्र था। फ्रांसीसी से पहले आई, अगर एकाएक क्वेश्चन आ जाए आपको ध्यान ना रहा इसलिए इसको लैंग्वेज में लिख दिया गया है। दूसरा देखिए, बंगाल में 1676 में सरेरामपुर में अपना मुख्यालय बनाया और 1845 में उन्होंने अपना सब कुछ अंग्रेजों से बेच दिया। यह भी देखा जाए तो डेनिस भी मसाला द्वीप यानी इंडोनेशिया के क्षेत्र की ओर चले गए और ये भी एक प्रतिद्वंदी के रूप में अंग्रेज, डच और पुर्तगाली के साथ प्रतिद्वंदता की है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 1845 में उन्होंने अपना सब कुछ अंग्रेजों के हाथ से बेच दिया, जान गए आप। अब 1845 तक सरेरामपुर ये प्रसिद्ध केंद्र है और ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, ध्यान में रखिएगा, अभी भी है। सरेरामपुर जो डेनिस कंपनी के अधीन था, ईसाई मिशनरी का भारत में सबसे बड़ा केंद्र है। आप जानते हैं 1813 के चार्टर के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरी को प्रवेश दिया जाता है। ब्रिटिश से पहले भारत में धार्मिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किए, लेकिन फिर बाद में जब उनका आधिपत्य बिहार, बंगाल, ओडिशा या अन्य भारत के क्षेत्रों पर हुआ तो उन्होंने ईसाई मिशनरियों को प्रचार के लिए दिया। लेकिन ईसाई मिशनरियों को अनुमति ब्रिटिश के द्वारा 1813 के बाद दी गई। देखिएगा 13 का जो चार्टर आया उसके बाद भी इसको प्रवेश दिया गया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, सरेरामपुर एक प्रमुख केंद्र था और बाद में आगे यदि आप देखिएगा या इसी के दौरान आप गौर कीजिए तो जब भारत में विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, जो ब्रिटिश से युवाओं को प्रशिक्षित करने का केंद्र था, ये समझ सकते हैं। आईसीएस अधिकारी जो बनते थे, अभी जो आईएएस अधिकारी आप देख रहे हैं इसी प्रशिक्षित होते थे, वो विलियम कॉलेज कलकत्ता में प्रशिक्षित होते थे। तो उसी के एक प्रोफेसर थे डेविड, और अगर देखा जाए तो ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए थे और उन्होंने ही ओल्ड टेस्टामेंट का अनुवाद भी किया है, उसी समय हुआ था। और आप फिर आगे यदि बढ़ेंगे
तो 1817 के लमसम में, इसको आधुनिक में बताया जाएगा, 1817 के आसपास ही हिंदू कॉलेज कलकत्ता में स्थापित हुई है। कलकत्ता का हिंदू कॉलेज प्रसिद्ध कॉलेज है, वहां स्थापित हुई है। तो एक थे विलियम कैरे, डेविड हेयर, विलियम कैरे, डेविड हेयर और राजा राम मोहन रॉय, इन तीनों के प्रयास से हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो ये दोनों जो संबंधित थे, विलियम कैरे और डेविड हेयर, ये श्रीरामपुर मिशनरी से ही संबंधित थे, जो कि ईसाई मिशनरी का प्रमुख केंद्र बाद में भी रहा है। अभी भी आप श्रीरामपुर जाइएगा तो वहां अभी भी ईसाई मिशनरी स्थापित है उस समय। तो आज की कक्षा में आपने डेनिश तक देख लिया। अगली कक्षा में हम फ्रेंच और फिर ब्रिटिशर्स को पढ़ेंगे, और ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी का कैसे सेटलमेंट हुआ, और फिर देखिएगा वैंडीवास का युद्ध होता है, उसमें फ्रेंच की प्रभुता समाप्त हो जाती है भारत में और भारत पर अंग्रेज छा जाते हैं, और इस तरह ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश से भारत की स्थापना की ओर अंग्रेज बढ़ चलते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं आपके साथ।